नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। काफ़ी समय बाद फिर से मैं एक राजकीय विश्लेषण लेके आया हूँ। आज हम मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि क्या आने वाला समय मोदी जी के लिए बहुत कठिन है, क्या मोदी जी का समय बुरा शुरू हो चुका है, और अगर ये समय बुरा है तो कब तक है, क्या मोदी जी अपना पद त्याग देंगे वगैरह। हम इस सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज का हम ज्योतिषीय विश्लेषण में। फिर से मैं एक बार बता दूं कि मेरा किसी भी राजकीय पक्ष से या किसी भी नेता से कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल और केवल ज्योतिषीय सिद्धांत और ग्रह नक्षत्रों की चाल और गणना के अनुसार ही ये विश्लेषण करने का प्रयास करता हूं, और उसके मुताबिक आने वाला समय हमें कैसा दिखता है, क्या होने की संभावना दिख रही है, वो हम बताने का प्रयास करते हैं। तो हम शुरू कर देते हैं कि जो मोदी जी की जो बर्थ चार्ट है यानी जन्म कुंडली है, वो अगर हम ऑनलाइन ढूंढते हैं तो दो तरह की हमारे हाथ में आती है, एक तुला लग्न वाली और एक वृश्चिक लग्न वाली। अब उसमें क्या है कि इनकी बर्थ डेट तो फिक्स है 17 सितंबर 1950, लेकिन कोई जगह टाइम सुबह करीब 11 से पहले का लिया है और कोई जगह करीब 11 के बाद का लिया है। तो 10:50 के बाद अगर हम देखते हैं तो वृश्चिक लग्न हो जाता है, और 10:50 तक यानी सुबह करीब 8:30 पौने 9 बजे से लेके पौने 11 तक तो वो तुला लग्न है। तो कई जगह तुला लग्न की है, कई जगह वृश्चिक लग्न की कुंडली देखने को मिलती है। अब क्या है कि हम कौन सी कुंडली को देखें, तो हमने आज ये प्रयास किया है कि हम दोनों कुंडली के हिसाब से हम कोशिश करेंगे देखने की, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि हम फोकस करेंगे दशम भाव, और चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली से हम भी देखेंगे, क्योंकि पराशर जी ने कहा है कि सूर्य लग्न, चंद्र लग्न और जो जन्म लग्न, ये तीनों लग्न से हमें देखना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि तुला लग्न की कुंडली जो आपके यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रही है, तो उसमें दशम भाव का स्वामी चंद्र हो रहा है। क्योंकि दशम भाव पर हमारा फोकस इसलिए है कि दशम भाव जो है वो सत्ता का भाव है, उच्च पद का भाव है, सरकार का भाव है, ऑथोरिटी वहाँ पर है, राज्य स्थान है। और साथ साथ हम नक्षत्रों के आधार पर देखेंगे, क्योंकि नक्षत्र जो है वो कोई फर्क नहीं रहेगा, चाहे तुला लग्न हो या वृश्चिक लग्न हो। चंद्र का जो नक्षत्र है वो वही का वही है, अनुराधा नक्षत्र है। उनका जन्म जो है चंद्र का, वो अनुराधा नक्षत्र में हुआ है। बाकी प्लेनेट के नक्षत्र भी वही रहेंगे, तो उससे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम तुला लग्न को देखते हैं, तुला लग्न की कुंडली को, तो जो दशम भाव का स्वामी है चंद्र है। और अगर हम वृश्चिक लग्न की कुंडली बनाते हैं, उसको ध्यान में रखते हैं, तो दशम भाव का स्वामी सूर्य है। अब सूर्य और चंद्र दोनों ही राज्य के या सत्ता के कारक माने गए हैं, क्योंकि सूर्य को तो स्वयं पराशर जी ने राजा ही कहा है और चंद्र को रानी कहा है। तो दोनों राज्य सत्ता से जुड़े हुए हैं प्लेनेट हैं, दोनों ही राज्य सत्ता के कारक माने गए हैं। लेकिन नो डाउट राजा जो है सूर्य, उसका महत्व ज्यादा है। तो सूर्य चंद्र यहां से, और अगर हम सूर्य लग्न से देखते हैं, इनका सूर्य जो है वो कन्या राशि में है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, तो कन्या लग्न होता है। तो वहां से अगर हम देखते हैं दशम भाव, जो मैंने कहा राज्य स्थान है, दशम भाव उच्च पद का स्थान है, सत्ता का स्थान है, ऊंचाई का स्थान है, तो दशम भाव का स्वामी बुध हो रहा है। और बुध भी सूर्य के साथ है कन्या राशि में, उत्तरा फाल्गुनी में, यानी सूर्य और बुध ये दोनों उत्तरा फाल्गुनी में है।
अब इनकी कुंडली में आप नोट डाउन कर सकते हैं कि चंद्र जो है वो अनुराधा नक्षत्र में वृश्चिक राशि में है, सूर्य और बुध कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, उसके साथ केतु भी है कन्या राशि में, वो भी उत्तरा फाल्गुनी में है, और जो शनि है, शनि इनके कुंडली में आत्मकारक है, वो है सिंह राशि में, किंतु वो भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। तो यहां पर इनके 4 प्लेनेट उत्तरा फाल्गुनी में है, सूर्य, बुध, शनि और केतु। अब हम देखते हैं कि जो गोचर की बात करते हैं, तो सबसे पहले राहु का गोचर अगर हम देखते हैं तो राहु अभी कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र से गोचर हो रहे हैं। अब शतभिषा नक्षत्र से गोचर होने से वहां से राहु की नक्षत्र लता अनुराधा नक्षत्र पर पड़ती है, जहां पे इनका चंद्र है। अब मैंने पहले ही कहा कि चंद्र जो है वो राज्य सत्ता का कारक भी माना गया है, और तुला लग्न से ये 10वें भाव का स्वामी भी है, सत्ता का स्वामी भी है। राहु की वजह से चंद्र पीड़ित हो रहा है। दूसरी बात ये भी है कि राहु की जो भाव दृष्टि कहते हैं, सीधी 7वीं दृष्टि सामने शनि और शुक्र पर पड़ रही है सिंह राशि में, तो यहां से राहु शनि और शुक्र को भी पीड़ित कर रहा है, और लग्न पर भी पड़ रही है। तो लग्नेश जो शुक्र है, तुला लग्न के हिसाब से अगर देखते हैं तो तुला लग्नेश शुक्र और लग्न दोनों पर राहु की अशुभ दृष्टि, तो ये राहु की पीड़ा हो रही है। अब यहां पे केतु की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली केतु वही है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र के साथ। तो केतु पूर्व फाल्गुनी से गोचर करके लग्नेश शुक्र के ऊपर से जाने से शुक्र को पीड़ित कर रहा है, और वो पूर्व फाल्गुनी में 29 मार्च तक रहेंगे। अब 29 मार्च के बाद सिचुएशन और खराब हो रही है, क्योंकि वहां से केतु जाएंगे मघा नक्षत्र में। अब मघा नक्षत्र जो है वो चंद्र के अनुराधा नक्षत्र से वैनाशक नक्षत्र है, इसलिए ये बहुत ही अशुभ गोचर, यानी चंद्र पर राहु की लता तो रहेगी अगस्त तक, और 29 मार्च के बाद यानी अप्रैल से ही केतु भी मघा में आने से चंद्र के लिए बहुत ही अशुभ ये गोचर राहु केतु दोनों से हो जाएगा। वैनाशक नक्षत्र से जाएगा, तो राहु केतु दोनों से चंद्र को बहुत जबरदस्त पीड़ा होने वाली है। अब आते हैं गुरु बृहस्पति पर। गुरु बृहस्पति जो है वो 18 जून तक पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। नो डाउट वो कर्क में आ जाएंगे, एक पद कर्क राशि में है, किंतु हम नक्षत्र की बात करते हैं तो पुनर्वसु नक्षत्र में 18 जून तक रहेंगे। ये जो है वो चंद्र के अनुराधा नक्षत्र से 19वां नक्षत्र, जिसको अधाना नक्षत्र कहते हैं, वहां से जा रहा है। और ये अधान नक्षत्र का जो फल होता है वो सामान्यतः अशुभ होता है, खास करके आपके कार्यक्षेत्र या आपके स्थान रहने की जगह पे अस्थिरता का निर्देश करता है, यानी स्थान में रहने की जगह या कार्यक्षेत्र में आपको अस्थिर कर देगा। तो यहाँ से गुरु का भी गोचर चंद्र के लिए शुभ नहीं है। और अगर हम राशि या भाव दृष्टि से भी देखते हैं तो गुरु जो है वो जन्म के चंद्र से या चंद्र लग्न से भी, वृश्चिक लग्न की कुंडली देखते हैं तो, और लग्नेश मंगल से भी ये अष्टम भाव से गोचर कर रहा है। तो गुरु का अष्टम भाव में गोचर भी कोई शुभ फलदायी होता नहीं है। एक ही चीज थोड़ी सी सहायक है कि जो जन्म का गुरु कुंभ राशि में है, वहां से ये गोचर का गुरु 18 जून तक करीब करीब ये मिथुन राशि में जाने से पंचम जा रहा है, यानी गोचर का गुरु की जन्म के गुरु पर दृष्टि होने से
थोड़ा सा बचाव गुरु का है, गुरु गुरु को बचा रहा है। एक और चीज ये भी है कि गुरु यहां से पुनर्वसु नक्षत्र से जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में स्थित जो सूर्य है, सत्ता का दूसरा कारक और वृश्चिक लग्न से दशम भाव का स्वामी भी है, सूर्य बुध शनि केतु, उन सब पर वो नक्षत्र लता कर रहा है, यानी अशुभ प्रभाव कर रहा है। तो गुरु भी चंद्र को पीड़ित कर रहा है, सूर्य को, बुध को, आत्मकारक शनि को और केतु को, ये सबको नक्षत्र लता से पीड़ित कर रहा है। तो यहाँ गुरु का गोचर भी हम देखते हैं तो वो कहीं शुभ हमें नहीं नजर आ रहा है, केवल गुरु से गुरु का पंचम गोचर होना ही थोड़ा सा शुभ है। अब हम आते हैं शनि के गोचर पे। शनि महाराज का जो गोचर है वो 19 मई तक उत्तरा भाद्रा नक्षत्र में मीन राशि में रहेगा और उसके बाद वो रेवती में जाएंगे। अब यहां जब तक 19 मई तक उत्तर भाद्रा में है, वहां से जो ग्रहों की नक्षत्र दृष्टि जो कही गई है, तो शनि को 19वें नक्षत्र पर वो दृष्टि करता है, यानी वहां से अगर 19th नक्षत्र देखते हैं तो अनुराधा नक्षत्र आता है। तो अनुराधा नक्षत्र में चंद्र स्थित है इनका, तो चंद्र पर शनि की नक्षत्र दृष्टि होने से चंद्र भी शनि द्वारा पीड़ित हो रहा है, यानी चंद्र अभी शनि द्वारा पीड़ित हो रहा है, राहु द्वारा पीड़ित हो रहा है, केतु द्वारा पीड़ित हो रहा है और आने वाले टाइम में हो जाएगा, और गुरु से भी अशुभ है। तो चंद्र चारों ओर से अभी पीड़ित है। और शनि की जो भाव दृष्टि हम देखते हैं 7th हाउस की सीधी दृष्टि, वो सीधी दृष्टि मीन राशि से सामने कन्या राशि में इनके और सत्ता का दूसरा कारक जो सूर्य है और बुध भी है, जो मैंने कहा सूर्य कुंडली से अगर देखते हैं तो दशम भाव का स्वामी बुध भी है, बुध पर और केतु पर, सूर्य बुध और केतु पर भाव दृष्टि से उनको भी पीड़ित कर रहा है। अब यहाँ पे होगा क्या कि 17 मई के बाद शनि महाराज रेवती में जाएंगे 9 अक्टूबर तक। तो यहाँ से शनि महाराज के हटने के बाद क्या होगा कि वो उसकी नक्षत्र बदलने के बाद कि चंद्र पर उसका नक्षत्र दृष्टि हट जाएगी, उसका अशुभ प्रभाव कम हो जाएगा, किंतु जो सूर्य बुध केतु और शनि ये सब जो उत्तरा फाल्गुनी में है, उन सब पर उसका सीधा नक्षत्र वेद स्टार्ट हो जाएगा। तो शनि का नक्षत्र वेद बहुत खतरनाक होता है, और सूर्य जो सत्ता का प्राइम कारक माना गया है, नंबर 1 फर्स्ट नंबर का कारक सिग्निफिकेटर है, और वृश्चिक लग्न से अगर वो देखें तो दशम भाव का स्वामी भी है, और सूर्य लग्न की कुंडली से देखते हैं तो दशम भाव का स्वामी बुध है, वो भी उत्तरा फाल्गुनी में है। तो सूर्य बुध और आत्मकारक शनि भी है, उन सब पर शनि का ही नक्षत्र वेद लगने से बहुत ज्यादा वो पीड़ित हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक देखते हैं तो राहु केतु शनि और गुरु ये सब जो लंबे समय तक घूमने वाले जो प्लेनेट हैं, वो सबसे सूर्य चंद्र बुध आत्मकारक शनि ये सब पीड़ित हो रहे हैं, ये सब पर उनका अशुभ प्रभाव है। और खास करके अगर हम ये देखते हैं तो ये जो पीरियड है वो मई से लेके जुलाई तक बहुत ही अशुभ ये इनका पीरियड दिख रहा है। अब अगर हम दशा को भी थोड़ा सा देख लेते हैं तो फटाफट देख लेते हैं, तो योगिनी दशा जब हम सबसे पहले देखते हैं तो उनकी अभी मघा नक्षत्र की बुध की दशा चल रही है। अब मघा नक्षत्र वैसे भी वैनाशक नक्षत्र है, तो ये दशा भी वैसे भी ठीक नहीं है। बुध की महादशा में शनि की अंतरदशा और सूर्य की प्रत्यंतर दशा 25 मई से 11 जून तक, तो ये जो दशा है वो भी बहुत ही अशुभ है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। उससे पहले हम विषोत्तरी दशा को भी देख लेते हैं। विषोत्तरी दशा अभी उनकी जो चल रही है वो मंगल की, और उसके अंदर बुध की अंतरदशा और उसके अंदर सूर्य की प्रत्यंतर, वो भी
21 मई से 8 जून तक। तो ये जो मई से जून तक का मैंने जो समय निकाला है उसमें चाहे योगिनी दशा हो चाहे ये विश्वोत्तरी दशा हो, दोनों ही जगह कहीं बुध या सूर्य की अंतर या प्रत्यंतर दशा है। तो सूर्य और बुध दोनों में लगे हुए हैं। योगिनी में महादशा बुध की है और सूर्य की प्रत्यंतर आ रही है, और यहाँ पर विंशोत्तरी में बुध की अंतर में सूर्य की प्रत्यंतर है। और सूर्य और बुध दोनों जो है वो उत्तरा फाल्गुनी में है। सूर्य तो स्वयं सत्ता का कारक है, और ये दोनों ही अगर हम देखें तुला लग्न से तो दोनों ही द्वादश भाव में स्थित है, 12वें भाव में जो विराम का भाव है। और सूर्य जो है वो तुला लग्न की कुंडली से एकादश भाव का स्वामी बनता है जो अशुभ फलदायी है। और अगर वृश्चिक लग्न से देखते हैं तो ये एकादश में स्थित भी है, और जो बुध है वो एकादश भाव का स्वामी है और छठे अष्टम भाव का भी स्वामी है। तो वृश्चिक लग्न से देखें तो भी बुध इन्वॉल्व हो रहा है, तो बुध अशुभ भाव का स्वामी है, अशुभ फलदायी ये दशा जाएगी। तो दोनों ही नजरिए से देखते हैं तो सूर्य और बुध की जो इन्वॉल्वमेंट है ये दशा अंतरदशा में, ये कोई शुभ फल का संकेत हमें नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं ये आराम या विराम का संकेत हमें ये इंगित कर रहा है। तो आज का ये जो पूरा जो मैंने एनालिसिस किया उसके ध्यान में रखते मैं फाइनली ये नतीजे पर आ रहा हूँ कि मोदी जी के लिए अभी बहुत ही बुरा समय अप्रैल से शुरू हो रहा है, और भी ज़्यादा प्रेशर और टेंशन शुरू हो जाएगा, और मई के बाद और ज़बरदस्त प्रेशर आएगा शनि का वेध शुरू होने से। राहु का तो ऑलरेडी अशुभ प्रभाव दिखने को मिल ही रहा है। तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ये मई से लेके अगस्त या जुलाई, मई से जुलाई तक में वो अपना पद त्याग देंगे और वो सत्ता को छोड़ देंगे। ये ऐसा विश्लेषण यहाँ पर स्पष्ट इंगित हो रहा है कि अब वो स्वयं ही पद त्याग कर देंगे और छोड़ देंगे बहुत जल्द। मैंने कहा जुलाई अगस्त होते होते। आशा रखता हूँ आप सबको ये एनालिसिस पसंद आया हो, तो आप सब लोग ये वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर भेजिएगा। आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।